नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें जनरल बेसिस पे जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसे सुनते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं हमेशा। हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं रेपो रेट बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ गए, हाँ रिवर्स रेपो रेट हो बढ़ गए, घट गए, इन्फ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन हो गया, पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हम जान के भी इग्नोर, क्योंकि हमें पता नहीं है। और क्योंकि हम कॉमर्स से नहीं पढ़े इसलिए हमें नहीं पता, हम मैथ से पढ़े हैं और हम बायोस पढ़े हैं, इस टाइप का बहाना हमारे पास आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी कंपटीशन के जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल के अगर आप इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, SBI हुआ, क्लैट हुए, लॉ हुए, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RBI की। तो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात जरूर क्वेश्चन पूछता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो RBI एक्ट 1934 में। फर्स्ट गवर्नर पूछा जाता है, तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये ब्रिटिशर थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात आती है तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। अगर फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो CD देशमुख थे। अगर प्रेजेंट गवर्नर पूछा जाए तो शक्तिकांत दास थे। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक, अब हम देखते हैं नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। तो नेशनलाइजेशन क्या होता है? सिंपली जब किसी बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अंडरटेकिंग में या कंट्रोल में ले लेती है तो इसी को क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन, यानी उस बैंक का नेशनलाइजेशन हो जाना। तो पहले RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। और इसी में क्वेश्चन पूछ जाता है SBI का, तो 1955 में। ठीक है, अब देखो नेशनलाइजेशन जो है इंदिरा गांधी के समय बल्क अमाउंट पर जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। बल्क अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। कितने? 14 बैंक का। और 1980 में 6 बैंक का। ये कुल मिला के 20 बैंक का जो है नेशनलाइजेशन की थी इंदिरा गांधी ने। अब देखो इनका प्रोसीजर क्या था, ये किस बेसिस पे नेशनलाइज हो गए। तो 14 बैंक की जो बात करते हैं उसमें क्या प्रोसीजर था? इसमें सीधा सीधा ये अनाउंसमेंट हुआ था कि जिन जिन बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा पाया जाएगा उन्हें नेशनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक, और 1980 में क्या हुआ? उसमें ये रखा गया कि 200 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ तो उस बैंक को हम क्या कर देंगे? नेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसी में मर्जर की बात आती है। सबसे पहले मर्ज कब हुआ था? तो अब मर्जर आप सुनेंगे मर्ज हो गया, ये बैंक इससे मर्ज होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं घाटे में चलते हैं तो कभी ना कभी इस चीज़ को मर्ज करके बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं बैंक जो है मतलब उससे भागती नहीं। कभी कभी आप सुनेंगे दिवालिया हो गई, इस टाइप का। तो इससे मर्ज करने से क्या होता है? उनको फ़ायदा होता है, वो एक साथ वर्क करते हैं। हाँ, तो अब देखिए मर्जर कब हुआ था। तो 1993 में लिख दिया हूँ गलती से, लेकिन 1994 होगा, जिसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने किससे मर्ज किया था? पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज किया था। ठीक है, अब 2018 में आप जरूर सुनेंगे देना बैंक और विजया बैंक जो है मर्ज हो गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, अगर आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। अब आप कहेंगे कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, आप पहले पूछेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ये यानी कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि RBI के द्वारा बनाई जा रही है जिसका मेन मोटिव हमारे मार्केट के लिक्विडिटी को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। या लिक्विडिटी मतलब कैश फ्लो को बैलेंस मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। लिक्विडिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन ना आ जाए। अब ये टर्म जो है आप अगर आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा तो मुझे आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या रिलेशन होता है ये भी जानना जरूरी है। तो कि रिलेशन क्या होते हैं लिक्विडिटी से इन्फ्लेशन में, क्या रिलेशन है?
अगर लिक्विडिटी बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अगर कैश फ्लो बढ़ गया तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती। कैश लिक्विडिटी घट जाती तो मार्केट में क्या हो जाता है, क्या होता है, रिसेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि हम पूरे साल में 6 टाइम मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस करते हैं बाय मंथली बेसिस, जो है 2 महीने पर। ठीक है, अब देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, तो 1 जुलाई टू 30 जून ये फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अब हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इस चीज़ को डिसाइड करती है। इसमें 3 मेंबर होते हैं आरबीआई के और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सहमति रखने के लिए कि जो मैं पॉलिसी बना रहा हूँ उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहमत है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बना रहा है, कोई पॉलिसी बना रही तो उससे आरबीआई सहमत है कि नहीं। ठीक, अब हम देखेंगे बहुत ही अच्छा जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो अच्छे टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को बैलेंस करने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। अब देखिए रेपो रेट की बात करते हैं, तो आप सुनेंगे रेपो रेट हमेशा सुनते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं, तो आप ध्यान सुनिएगा। यानी कोई भी ऐसा रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कमर्शियल बैंक को लोन क्या दिया जा रहा है और उसके बदले में आरबीआई इंटरेस्ट कमाती है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो कुछ और लिखा है, यहाँ लिखा है आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट टर्म। हाँ बिल्कुल ये भी सही है, 90 दिन, पहले 60 दिन थे अब 90 दिन बढ़ा दिए गए हैं। तो इस देखिए क्या होता है, जो रेपो मीन्स होता है ना, रेपो मीन्स होता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखिए यही कहा गया है कि यहाँ पे डिफिनेशन चेंज हो जाता है, यानी कोई भी ऐसा रेट जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ठीक, अब रेपो रेट में और लिक्विडिटी में कौन सा रिलेशनशिप है, तो इनवर्स रिलेशन। अब आप इनवर्स रिलेशनशिप समझिए होंगे कि रेपो रेट बढ़ा तो लिक्विडिटी घटी। ठीक है, ये इनमें कौन सा है तो रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम देखेंगे बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ये भी सेम है कि आरबीआई जो है लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक को, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस। इसमें कौन सा रिलेशन होता है, तो इसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये वो रेट है जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक से लोन लेता है और उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। देखो उल्टा हो गया, इसमें क्या होता है कि आरबीआई लोन लेता है, क्या कर रहा है आरबीआई लोन अब आप कहेंगे कि आरबीआई लोन क्यों लेता है भाई, आरबीआई को क्या जरूरत है लोन लेने का, नहीं, तो आरबीआई को लिक्विडिटी को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए जो है आरबीआई को लोन लेना पड़ता है। देखिए अब किस केस में लेता है, जब आरबीआई को लगता है कि कमर्शियल बैंक के कस्टमर के थ्रू जो है कमर्शियल बैंक में बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, तो उस डिपॉजिट को कम करने के लिए आरबीआई लोन लेता है। क्योंकि अगर डिपॉजिट बढ़ गया कमर्शियल बैंक में तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपने कस्टमरों को और ज़्यादा लोन देगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे हो जाएंगे, लोग लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से एक्स्ट्रा पैसे को कम करने के लिए क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई जो है लोन लेती है और उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। इस चीज़ जान लीजिए, उन्हें इंटरेस्ट इतना दे देती है कि कमर्शियल बैंक लोन देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये कंपलसरी कंडीशन, अभी जो हम 3 पढ़े उसमें वो कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है,
ये आरबीआई के द्वारा कॉमर्शियल बैंक पर क्या है लगाया जाता है। देखिए कंडीशन विच आरबीआई केप्ट इन अनदर कमर्शियल बैंक पे लगाया जाता है। कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका फिक्स परसेंट उन्हें किसको देना होता है, आरबीआई को देना होता है। ठीक है, किन्हें देना होता है, आरबीआई को देना होता है। बदले में अब आप कहेंगे कि भाई क्यों देना होता है उन्हें, देखो अब देखो रिजर्व रेशियो है कि उन्हें दिया जाता है, लेकिन कैश के फॉर्म में दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आप कहेंगे इन्हें क्यों दिया जाता है, तो बदले में उन्हें जो है आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देती है, इतना जान लीजिए, उन्हें आरबीआई जो है इंटरेस्ट नहीं देती है, नो इंटरेस्ट पे टू कमर्शियल बैंक, बल्कि उन्हें आरबीआई गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक फ्रॉम देयर फ्रॉड मनी रिटर्न। उनके कस्टमर्स को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आरबीआई कि अगर बैंक जो है फ्रॉडगिरी करके भाग जाता है या आपका पैसा नहीं देता है तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं आपका पैसा आपका लौटा दूंगा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए लास्ट है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, ये भी एक कंपलसरी कंडीशन है। इसमें भी होता है कि कॉमर्शियल बैंक को जो फिक्स परसेंटेज पे जो कैश दिया जाता है या नौ, इसको भी फिक्स परसेंट पे, ये तो होता ही है कि फिक्स परसेंट पे उन्हें आरबीआई को देना ही होता है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये रहती है कि आप खुद यानी कॉमर्शियल बैंक खुद एक फिक्स परसेंट उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट वो अपने पास रखे, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखें या गोल्ड के फॉर्म, डॉलर के फॉर्म, जिस फॉर्म में वो रखना चाहें उस फॉर्म में वो रख सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और रिसेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं इस पर ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, और ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।